तो आज हम एमपी बोर्ड की क्लास 10वीं का हिंदी वासंती का दूसरा पाठ लेकर आए हैं, जो है संस्कृति का स्वरूप, जो वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा गया है। तो इसके अभ्यासकार को समझने के लिए ये वीडियो तैयार किया जा रहा है। तो देखते हैं क्या है इस वीडियो में। पहला प्रश्न है, संस्कृति से लेखक पहला प्रश्न है इसका, संस्कृति से लेखक का क्या आशय है? उत्तर है, संस्कृति से लेखक का आशय जीवन ढंग है। दूसरा प्रश्न है, व्यक्ति जीवन का कब ढलने लगता है? व्यक्ति का जीवन कब ढलने लगता है? उत्तर है, व्यक्ति का जीवन तब ढलने लगता है जब वह एक ही पड़ाव पर टिका रहता है। आगे के प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, हमें दुराग्रह क्यों छोड़ देना चाहिए? उत्तर है, हमें दुराग्रह इसलिए छोड़ देना चाहिए कि हमारे मत के समान दूसरों का भी मत हो सकता है। प्रश्न चौथा, भूतकालीन साहित्य में से हमें क्या ग्रहण करना चाहिए? उत्तर है, भूतकालीन साहित्य में रूढ़ियों से ऊपर उठकर उसके नित्य अर्थ ग्रहण करना चाहिए। प्रश्न पांचवा, धर्म का मथा हुआ सार क्या है? उत्तर है, धर्म का मथा हुआ सार है प्रयत्न पूर्वक अपने आप को ऊंचा बनाना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से पहला प्रश्न है, उन्नत देश कौन से दो कार्य एक साथ संभालते हैं? उत्तर है, उन्नत देश आर्थिक कार्य और संस्कृति संबंधी कार्य, ये दोनों कार्य एक साथ संभालते हैं। दूसरा प्रश्न है, संस्कृति जीवन के लिए आवश्यक क्यों है? उत्तर है, संस्कृति जीवन के लिए आवश्यक है यह इसलिए कि इससे हमारी निष्ठा पक्की होती है, हमारे मन की परिधि विस्तृत हो जाती है और हमारी उदारता का भंडार बढ़ जाता है। प्रश्न तीसरा, कौन से मनुष्य आत्महनन का मार्ग अपनाते हैं? उत्तर है, जो यह सोचता है कि पहले आचार्य और धर्म गुरु जो कह गए वह सब सच्चा है, उनकी सब बात सफल है और मेरी बुद्धि या विचार शक्ति टुटपुंजिया, ऐसा बाबा वाक्य प्रमाण के ढंग पर सोचने वाला मनुष्य केवल आत्महनन का मार्ग अपनाता है। प्रश्न नंबर 4, कैसे लोग नई संस्कृति को जन्म नहीं दे पाते? उत्तर है, जब कर्म से भयभीत व्यक्ति केवल विचारों की उलझन में फंस जाता है, तब वे नई संस्कृति को जन्म नहीं दे पाते। भाषा अनुशीलन से प्रश्न नंबर पहला है, विलोम शब्द लिखिए, जिसमें है उन्नति का हुआ अवनति, उदारता का अनुदारता, नूतन का पुरातन, सम्मान का अपमान। अगले प्रश्न मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करना है, जिसमें पहला मुहावरा है, जीवन का ठाठ। तो अर्थ है, संपन्नता उसके जीवन का ठाठ ढह गया है। कसौटी पर कसना, कड़ी परीक्षा लेना, सोने को कसौटी पर ही कसा जाता है। घर खीर तो बाहर खीर, चारों ओर सुख ही सुख, भाग्यवानों का क्या कहना, उनके लिए तो घर खीर है और बाहर भी खीर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, तत्सम तद्भव शब्दों को छांटकर लिखिए। तत्सम शब्द हैं
चंद्र, संध्या, सहस्त्रों और तद्वत शब्द है ठाट, पुराना, रास्ता। अगला प्रश्न है, निम्न शब्द वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है, शुद्ध रूप लिखिए। तो शुद्ध अशुद्ध देखिए। पहला है एक छिक का होता है ऐच्छिक। किरण, किरण का किरण। ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना का ज्योत्सना। ध्वनि का ध्वनि। प्रतिलिपि का प्रतिलिपि। उज्जैनी का उज्जैनी। अगला है, हमारे तीज त्योहार भी संस्कृति का अंग है। वर्ष भर मनाए जाने वाले त्योहारों का चार्ट बना कक्षा, ये सब कक्षा के कार्य हैं, आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है, अर्थ ग्रहण कीजिए। सांस्कृतिक कार्य किस प्रकार फलदायी होता है? उत्तर है, सांस्कृतिक कार्य कल्प वृक्ष की तरह फलदायी होता है। दूसरा प्रश्न है, संस्कृति क्या होती है? उत्तर है, संस्कृति हमारे मन का मन, प्राणों का प्राण और शरीर का शरीर होती है। प्रश्न तीसरा, संस्कृति कब विस्तृत मानव को जन्म देती है? उत्तर है, संस्कृति राजनीतिक और अर्थशास्त्र दोनों को अपने में पचाकर इन दोनों से विस्तृत मानव को जन्म देती है। चौथा प्रश्न है, हमारी गति में बाधा कब उत्पन्न होती है? उत्तर है, हमारी गति में बाधा तब उत्पन्न होती है जब हम संस्कृति की जड़ भाग के गुरुतर बोझ को ढोने लगते हैं। अगला है, संस्कृति के कौन कौन से अंग हैं? उत्तर है, संस्कृति के अंग धर्म, दर्शन, साहित्य, कला आदि हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के लिए दिए गए विकल्प से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, राजनीति की साधना का अंग है। 1। दूसरा है, कला और संस्कृति के लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला है, गुप्त काल के दूसरे महान विद्वान हैं श्री सिद्धसेन देवाकर। अश्वघोष है। उत्तर है, महाकवि। एक दूसरे के पूरक हैं आर्थिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खाली स्थान है, संस्कृति का स्वरूप लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। संस्कृति की प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति देने वाली होती है क्या? महाफल। जीवन के नानाविध स्वरूपों का समुदाय ही क्या कहलाता है? संस्कृति। संस्कृति का अंग है, क्या है संस्कृति का अंग? धर्म। 5वां है, डैश ने गुप्तकाल की स्वर्णिम युगीन भावना को प्रकट किया है। किसने प्रकट किया? कालिदास ने। कालिदास ने गुप्त की स्वर्णिम युगीन भावना को प्रकट किया है। अगला है, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी बनाना है। पहला प्रश्न है, कादम्बरी किसके द्वारा लिखी है? वाणभट्ट के। पार्वती मंगल तुलसीदास के। सूरसागर सूरदास के। उत्साह रामचंद्र शुक्ल के। सही गलत लिखिए। संस्कृति शब्द बड़ा व्यापक है। सत्य। हमारे जीवन का ढंग हमारी संस्कृति है। सत्य। संस्कृति जीवन में परमावश्यक नहीं है। असत्य। संस्कृति की उपजाऊ भूमि है पूर्व और पश्चिम का मेल। सत्य। धर्म का अर्थ मत विशेष का आग्रह है। असत्य।
एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला है, सांस्कृतिक कार्य किस तरह फलदायी होता है? उत्तर है कल्प वृक्ष। दूसरा है, मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी जीवन का कौन प्रकार है? तो उत्तर है सर्वांगपूर्ण। संस्कृति का कौन रूप होता है? उत्तर है मूर्तिमान। जीवन के नानाविध रूपों का समुदाय क्या होता है? उत्तर है संस्कृति। किससे प्रकृति की संस्कृति भुवनों में व्याप्त हुई? तो देव शिल्पों। अगला प्रश्न है, लघुत्तरीय कौन से बहुत फल देने वाला वृक्ष बन जाता है? उत्तर है सांस्कृतिक कार्य के छोटे से बीज से बहुत फल देने वाला बड़ा वृक्ष बन जाता है। प्रश्न है, हमें जीवन की उन्नति और आनंद के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर है, हमें जीवन की उन्नति और आनंद के लिए अपनी संस्कृति की सुध लेनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक कार्य की उचित दिशा और सच्ची उपयोगिता क्या है? उत्तर है साहित्य, कला, दर्शन, धर्म से जो मूल्यवान सामग्री हमें मिल सकती है उसे नए जीवन के लिए ग्रहण करना, यही सांस्कृतिक कार्य की उचित दिशा और सच्ची उपयोगिता है। लेखक परिचय दिया है इसमें। संस्कृति के स्वरूप के लेखक का परिचय वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। जीवन परिचय है। हिंदी के गद्य लेखकों में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का महत्वपूर्ण स्थान है। आपका जन्म 1904 में हुआ था। आपने अपनी आरंभिक शिक्षा समाप्त करके उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। वहां से आपने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद वहीं से पीएचडी और डीलिट की उपाधि हासिल की। इसके बाद आपने सरकारी नौकरी की। इसके लिए आपने सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज म्यूजियम अधीक्षक तथा भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर कई वर्षों तक सफलतापूर्वक कार्य किया। इसके बाद आपकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय के भारतीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर हुई। रचनाएं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित संपादित पुस्तकें हैं उर्ज्योति, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, कादम्बरी, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, पाणिनिकालीन भारतवर्ष, पृथ्वीपुत्र, उद्धार, अभिनंदन ग्रंथ आदि। भाषा शैली है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी उच्च स्तरीय हैं, फलस्वरूप उसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता है। इस प्रकार के आए हुए तत्सम शब्द असाधारण हैं। हालांकि उनका यह प्रयास है कि वे बहुप्रचलित अर्थपूर्वक शब्दों का ही प्रयोग करें, फिर उनके द्वारा प्रस्तुत शब्द सामान्य पाठक की समझ से परे हो गए हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार के शब्द से बने हुए वाक्य स्वरूप जटिल और गंभीर हो गए हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की शैली में प्रवाह और गति है। उसमें क्रमबद्धता, स्वच्छंदता है। वह भावों को ढालने में तत्पर और सक्षम है। इस प्रकार उनका शैली विधान अधिक प्रभावशील और सराहनीय है और सटीक है। वह भाव और भाषा दोनों को बखूबी वहन
करने में समर्थ हैं। साहित्य में स्थान वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक महत्व सर्वमान्य है। उनके लेखन में साहित्य की विविधता और अनेक रूपता है। कालिदास के मेघदूत और बाणभट्ट के हर्षचरित की नई पीठिका को प्रस्तुत करने में आपका अनूठा योगदान है। इस दृष्टि आप और अधिक सराहनीय हैं। यही नहीं, आप भारतीय इतिहास, पुरातत्व और भारतीय संस्कृति के गंभीर और उच्च स्तरीय अध्येताओं में भी शीर्ष स्थान पर हैं। निबंध का सार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। निबंध लिखित संस्कृति का स्वरूप एक ज्ञानवर्धक, भाववर्धक निबंध है। संस्कृति के स्वरूप, अर्थ और महत्व को निबंधकार ने कई प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। निबंधकार का यह मानना है कि जीवन में नानाविध स्वरूपों समुदाय ही संस्कृति है। संस्कृति के इन रूपों का उत्तराधिकार भी हमारे साथ चलता है। धर्म, दर्शन, साहित्य, कला उसी का अंग है। बुद्धि के संबल से ही राष्ट्र का संवर्धन संभव है। इसका सबसे प्रबल कार्य संस्कृति की साधना है। संस्कृति की उर्वर भूमि के लिए आवश्यक है कि पुरानी और नई मान्यताओं का मेल मिलाप। इसके लिए किसी प्रकार के दुराग्रह से मुक्ति नितांत आवश्यक है। यही कारण है कि जब कर्म से भयभीत व्यक्ति केवल विचारों की उलझन में फंस जाता है, तब वह जीवन की नई पद्धति या संस्कृति को जन्म नहीं दे पाता। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि पूर्वकालीन संस्कृति में के जो निर्माणकालीन तत्व हैं, उन्हें लेकर हम कर्म में लगे और नई वस्तु का निर्माण करें। निबंधकार का अंततः यह मानना है कि जीवन को उठाने के वाले जो नियम हैं, वे जब आत्मा में बसने लगते हैं, तभी धर्म का सच्चा आरंभ मानना चाहिए। साहित्य, कला, दर्शन और धर्म से जो मूल्यवान सामग्री हमें मिल सकती है, उसे नए जीवन के लिए ग्रहण करना चाहिए। यही सांस्कृतिक कार्य की उचित दिशा और सच्ची उपयोगिता है। संस्कृति के स्वरूप, संदर्भ, प्रसंग की व्याख्या। पहला दिया है संस्कृति की प्रवृत्ति, तो इसको देख लीजिए। इस रक्षा पर्याप्त नहीं, ये इसका मैं अर्थ, व्याख्या और संदर्भ प्रसंग बता देती हूँ। ये शब्दार्थ हैं। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी सामान्य में संकलित निबंध का डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल लिखित निबंध संस्कृति का स्वरूप से हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यांश में निबंधकार ने संस्कृति की प्रवृत्ति क्या होती है, इस प्रकार प्रकाश डालते हुए कहा है कि व्याख्या है, संस्कृति का किसी खास विषय की ओर झुकाव निश्चय ही सुखद और पुष्यदायक फल को प्रदान करने वाली होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि संस्कृति के द्वारा जो भी काम, चाहे वे कितने भी छोटे से छोटे क्यों ना हो, वे सभी के सभी उस बीज की तरह होते हैं जिससे कुछ समय बाद कोई बड़ा और शक्तिशाली पेड़ देखते तैयार हो जाता है। वह वास्तव में कल्प वृक्ष के समान सर्वाधिक आनंददायक और इच्छाओं को पूरा करने वाला होता है। इसलिए हमें अपने जीवन के विकास, सुख, आनंद आदि की प्राप्ति के लिए अपनी अपनी संस्कृति
को याद करके उसे अपनाना चाहिए। यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि जिस प्रकार आर्थिक कार्यक्रम हमारे जीवन के विकास में सुख में आनंद की प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी हैं, उतने ही संस्कृति से संबंधित कार्यक्रम भी। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि आर्थिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम एक रथ के दो पहिए की तरह होने के कारण समान रूप से उपयोगी हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात एक का दूसरे के बिना कोई महत्व नहीं और प्रभाव नहीं। सचमुच में जीवन में सुख, शांति, चैन, आनंद और विकास करने का यही तरीका है, यही एक रास्ता है। यह ध्यान रहे कि अगर हम मन को भुलाकर केवल शारीरिक रक्षा करते हैं तो इससे हमें जीवन के सुख, आनंद आदि की प्राप्ति नहीं हो सकती। विशेष में संस्कृति की प्रवृत्ति का महत्व बतलाया गया है। दूसरा वाक्य है, संस्कृति और सांस्कृतिक कार्यक्रम को जीवन के आधार कहे गए हैं। तीसरा है, एक ही रथ के दो पहिए की उपमा आकर्षक है। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर। संस्कृति की क्या विशेषता है? उत्तर, संस्कृति महाफल देने वाला कल्प वृक्ष है। दूसरा प्रश्न है, कौन दो एक ही रथ के पहिए हैं और क्यों? उत्तर है, आर्थिक कार्यक्रम और संस्कृति संबंधी कार्यक्रम ये दोनों एक ही रथ के पहिए हैं। यह इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल पाता। विषय वस्तु बोध। उपयुक्त गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। अगला गद्यांश है, उपयुक्त गद्यांश में निबंधकार ने संस्कृति के स्वरूप को बतलाना चाहिए। निबंधकार के अनुसार संस्कृति महाफल प्रदान करने वाला कल्पवृक्ष के समान है, इसलिए अगर हमें अपना जीवन विकास करना है तो और आनंद की प्राप्ति करनी है तो हमें अपनी संस्कृति को अपनाना होगा। इसके लिए हमें आर्थिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम साथ ही चलाने होंगे। दूसरा है, यूँ तो संसार में अनेक स्त्रियां और पुरुष हैं। ये अर्थ व्याख्या देखेंगे इसके। अभिलाषी बनाता है। शब्दार्थ ये हैं। संदर्भ इसका पूर्वानुसार है। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में निबंधकार ने संस्कृति के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि व्याख्या है, हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि संसार में अनेक प्रकार के नर नारी हैं। अनेक गुण धर्म भी अलग अलग हैं। उन सभी से हमारा संबंध ना होकर अपने माता पिता से बनते हैं। हमारे ये संबंध बड़ी गहराई में होते हैं, इसलिए उनके गुण धर्म में प्रभावित करते हैं और हम उन्हें अपनाते हैं। यही संबंध संस्कृति का भी होता है, वास्तव में हमें धारण करती है। इससे हमारा मन, हमारे प्राण और हमारा शरीर संस्कृति के ही अनुरूप बनकर रह जाता है। उसका यह अर्थ नहीं लेना चाहिए कि हमारी सोच समझ को संस्कृति बदल देती है और अपने अनुरूप ढाल लेती है। इससे हटकर सच्चाई तो यह है कि जब हम एक संस्कृति को अच्छी तरह से अपना लेते हैं और उससे प्रभावित हो जाते हैं, तब हम दूसरी संस्कृति के स्वरूप, गुण, धर्म आदि को जानने और समझने को लालायित होने लगते हैं। फिर इसकी पूर्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं। कहने का भाव यह है कि हम एक संस्कृति को विधिवत जान समझकर और उसके गुण धर्म को अपनाकर ही दूसरे मनुष्यों, धर्मों, विचारधाराओं आदि को जानने समझने के योग्य हो सकते हैं।
विशेषता है एक संस्कृति को अपनाकर ही दूसरी संस्कृति को समझने की आवश्यकता पर बल दिया है। दूसरा है भाषा में प्रभाव और प्रवाह है। तीसरा है शब्द विधान ऊंचे हैं। प्रश्न है संस्कृति का संबंध कैसा होता है? उत्तर है संस्कृति का संबंध माता पिता के समान होता है। प्रश्न है संस्कृति क्या है? उत्तर है संस्कृति हमारी धात्री है। प्रश्न है हमारा व्यक्तित्व कब ऊंचा उठ जाता है? उत्तर है जब हम एक संस्कृति को अधिक से अधिक अपनाने लगते हैं तब हमारा व्यक्तित्व और ऊंचा उठ जाता है। उपयुक्त गद्यांश का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर है उपयुक्त गद्यांश के द्वारा निबंधकार ने संस्कृति के अर्थ और उसके प्रभाव को स्पष्ट करना चाहा है। इस दृष्टि से उसने संस्कृति के संबंध को माता पिता के समान बतलाते हुए धात्री कहा है। उसका यह मानना है कि एक संस्कृति को अधिक से अधिक अपनाकर ही अपने व्यक्तित्व को और ऊंचा उठा सकते हैं। तीसरा संस्कृति जीवन के लिए परम आवश्यक है। देख लीजिए इसको। संस्कृति उस पद का साध्य है। शब्दार्थ इसके दिए हैं। शब्दार्थ के बाद संदर्भ इसका पहले के अनुसार। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में निबंधकार ने संस्कृति और राजनीति के अलग स्वरूप का उल्लेख करते हुए कहा है। व्याख्या है संस्कृति और राजनीति में अंतर है। संस्कृति जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकता है लेकिन राजनीति नहीं। राजनीति की साधना उसका मात्र एक अंग है। संस्कृति की शक्ति राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों से बड़ी है। फलस्वरूप राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों को ही अपने अधीन कर रखने की क्षमता संस्कृति में होती है। इससे संस्कृति इन दोनों से मनुष्य के मन का विस्तार करती है। स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि संस्कृति के प्रचार ज्ञान और साधना से राजनीति में स्थायी रक्त संचार संभव है। इस प्रकार संस्कृति का महत्व जीवन के विस्तृत और विकसित करने वाले वृक्ष का संवर्धन वाला रस है। राजनीति धरातल पर उसके प्रभाव बहुत कम दिखाई देते हैं। हम कह सकते हैं कि राजनीति ही साधना पथ और संस्कृति उसका साध्य है। विशेषता है राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र से अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली संस्कृति को सिद्ध किया है। दूसरा है यह अंश ज्ञानवर्धक है। तीसरा है भाषा शैली सरल और सुबोध है। प्रश्न है संस्कृति के लिए जीवन क्यों परम आवश्यक है? उत्तर है संस्कृति जीवन के लिए परम आवश्यक है। यह इसलिए कि यह जीवन के वृक्ष का संवर्धन करने वाला रस है। दूसरा प्रश्न है जीवन के पथ की साधना और साध्य किसे कहा गया है? उत्तर है राजनीतिक जीवन की रथ की साधना और संस्कृति को साध्य कहा गया है। अगला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का आशय लिखिए। उत्तर है उपयुक्त गद्यांश के द्वारा निबंधकार ने संस्कृति को अत्यधिक आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि यह जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हालांकि राजनीति और अर्थशास्त्र दोनों ही जीवन के लिए आवश्यक हैं, लेकिन संस्कृति इन दोनों से कहीं अधिक। इसलिए संस्कृति को जीवन के वृक्ष का संवर्धन करने वाला रस कहा गया है।
इसलिए राजनीति जीवन पथ की साधना है तो संस्कृति साध्य है। चौथे नंबर का गद्यांश, इस देश की संस्कृति की धारा अति प्राचीन काल से बहती आई है। ये पढ़ लीजिए। इसमें आत्मरक्षा की साध करने लगे। शब्दार्थ ये हैं। शब्दार्थ के बाद संदर्भ इसका पूर्वानुसार है। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में निबंधकार ने भारत की देश की मजबूती का उल्लेख करते हुए कहा है। व्याख्या है, भारत देश की संस्कृति और देश की संस्कृति से अलग और महान है। यह इसलिए कि इस देश की संस्कृति बहुत पुरानी है। सभी देशवासी इसमें डुबकी लगाते हुए नहीं आगाते हैं। यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि इसे अपनाते समय इसके मूल रूप की ही ओर हमारा प्रयास हो। इससे हमारा जीवन विकास हो सकता है। हम सुखमय जीवन बिता सकते हैं। अगर हम यह ध्यान नहीं देंगे और संस्कृति के जड़ तत्व को अपनाने लगेंगे तो हमारे जीवन विकास में कठिनाइयाँ आने लगेंगी। इसलिए हम इसके जड़ तत्व को भूलकर इसके चेतन तल को अपनाना चाहिए, जिससे गतिशील जीवन पथ पर बढ़ सके। ऐसा इसलिए कि गतिशील जीवन ही वरदान स्वरूप होता है। एक ही जगह पर टिके रहने वाले देश व्यक्ति जीवन विकास से कोसों दूर चला जाता है। इसलिए जब तक चलते रहो की गूंज हृदय में नहीं गूंजती रहेगी, जब तक जीवन का विकास रथ चक्र नहीं रुक सकता। अगर इस प्रकार की गूंज हृदय में नहीं गूंजती तो आनंद प्रकाश टिमटिमाने लगेगा और जीवनी शक्ति के द्वार बंद होने लगेंगे। फलस्वरूप जीवन क्रम ठप हो पड़ जाता है। इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें हर समय सावधान रहें ताकि हमारा मन पर कोटा न खींचकर आत्मरक्षा की साध लेने लगे। इसकी विशेषताएं हैं। भारत देश की संस्कृति की विशेषता बतलाई गई है। दूसरा है चर्यावती सूक्ति का सटीक प्रयोग है। तीसरा अंश उपदेशात्मकता है। यह अंश उपदेशात्मक है। पहला प्रश्न है, हमारे देश की संस्कृति क्या है? उत्तर है, हमारे देश की संस्कृति बहुत पुरानी है। दूसरा प्रश्न है, मानव जीवन का वरदान अभिशाप क्या है? उत्तर है, निरंतर गति मानव जीवन का वरदान है और एक पड़ाव पर टिका रहना यह अभिशाप है। उपयुक्त गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से निबंधकार ने भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को कई प्रकार से उल्लेखित करने का प्रयास किया है। इस संदर्भ में उसने यह स्पष्ट करना चाहा है कि संस्कृति के प्राण तत्व को अपनाकर हम आगे बढ़ सकते हैं, न कि उसके जड़ भाग के गुरुतर बोझ को। दूसरी बात यह कि चलते रहो की गूंज से प्रगति की रफ्तार बढ़ती है। 5वें नंबर का गद्यांश है, मनुष्यों के चरित्र मनुष्यों के कारण स्वयं मनुष्यों द्वारा निश्चित किए गए थे। ये देख लीजिए, लास्ट लाइन है इसकी। वस्तु को कसकर देखना चाहिए। शब्दार्थ दिए हैं। संदर्भ इसका पूर्वानुसार रहेगा। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में निबंधकार ने मनुष्य के चरित्र कर्म के बारे में बतलाते हुए कहा है कि
व्याख्या है, मनुष्यों के चरित्र मनुष्यों के ही द्वारा निश्चित और बनाए गए थे। इस प्रकार के चरित्र मनुष्य की शक्ति, इच्छा, साधन पर निर्भर रहे हैं। उस विषय में यहाँ यह कहना है कि कमजोर चरित्र कमजोर ही फल देता है। इसके लिए बहुत हद तक कमजोर साधन भी दोषी कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई बुद्धि का सहारा न लेकर, दृढ़ विचार न करके काम आरंभ करता, उसमें उसे कोई सफलता नहीं मिल सकती। दूसरी बात यह है कि अपनी विचारधाराओं के सामने हमें किसी की विचारधाराओं को हीन या कम नहीं समझना चाहिए। यह इसलिए कि शायद हमारी सोच समझ सही न हो। दूसरे शब्दों में यह कि हमारी विचारधारा दूसरे की विचारधाराओं से कम है या वह भी वैसी ही है। इसलिए हमें अपनी सोच समझ पर नहीं अड़े रहना चाहिए। दूसरों की सोच समझ की परख करनी चाहिए। विशेषतः समान विचारधारा की ओर बल दिया गया है। दूसरा है, भाषा शैली सरल है। तीसरा है, अंश उपदेशात्मक है। प्रश्न है, किसके चरित्र किसके द्वारा निश्चित किए गए हैं? उत्तर है, मनुष्यों के चरित्र मनुष्यों के द्वारा ही निश्चित किए गए हैं। प्रश्न है, अथाह और अंतहीन चरित्र का पार कौन पा सकता है? उत्तर है, बुद्धि संपन्न, तत्पर और विचारशील कर्मठ व्यक्ति ही अथाह अंतहीन चरित्रों का पार पा सकता है। प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, उपयुक्त गद्यांश के द्वारा निबंधकार ने यह स्पष्ट करना चाहा है कि मनुष्य ही मनुष्य का चरित्र निर्माता है। दूसरी बात यह है कि मनुष्य के चरित्र को मनुष्य अपनी बुद्धि की क्षमता संपन्न कार्य रूप में ढालकर ही पूरी तरह से समझ सकता है। तीसरी बात यह है कि स्वयं की तरह हमें औरों के भी मत को महत्व देना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि बिना किसी दुराग्रह के विचारों को परीक्षा की कसौटी पर कसना चाहिए। तो देखा हमने इस पाठ के अभ्यास कार्य को कि कैसे वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने अपने पाठ के माध्यम से समझाना चाहा है कि हमें पुराने रीति रिवाज को अपनाते हुए नए को भी साथ में लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम एक स्थान पर रुके नहीं कहलाएंगे, बढ़ते हुए पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे। तो पुराने को भी नहीं छोड़ना है हमें और नए को भी अपनाना है। तो ये मिला जुला सार हमने देखा और पढ़ा और समझा।